एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स में लगे हुए होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन चैनल पर, जहां पर हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं रिवाइज इंडिया के अंतर्गत 30 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। तो गाइस, आज हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण समझ रहे हैं। यह चैप्टर आप लोगों का विज्ञान की किताब का 5वां अध्याय है। ये चैप्टर आपके जितने भी पूरे तत्व है, 118 तत्व, उनकी व्यवस्थित वर्गीकरण को बताता है। यानी इस पूरे अध्याय में हम शुरू से लेकर आखिरी तक वैज्ञानिकों के अलग अलग प्रयासों के बारे में समझेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि आज के जमाने की जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण किया गया है, जो आधुनिक आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हो, ये पीरियोडिक टेबल कितनी ज्यादा बेहतरीन है बाकी सभी से। ठीक है, तो चलो इनमें पूरे कवर अप होने वाले पॉइंट्स के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। हमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना है? तत्वों की आवर्त सारणी का इतिहास हमें जानना है। हमारे जितने भी तत्व है उनको जमाने में कितना ज्यादा मेहनत बाकी सभी वैज्ञानिकों ने किया है, हमें जानना है। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है मेंडलीव, मेंडलीव जो है, इनके द्वारा जो दी गई आवर्त सारणी है, इसको हम बोल सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार यही था। यहीं से हमको पता चला कि यार नहीं, हम सारणी बना करके अलग तरीके से हम पूरे तत्वों को जमा सकते हैं। फिर हमको जानना है आवर्त सारणी के गुण। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। क्यों आधुनिक आवर्त सारणी बहुत अच्छी है। आधुनिक आवर्त सारणी में हमें वो हर एक बेसिक जानकारी मिल जाती है सभी तत्वों की जो हमें चाहिए होती है। साथ में आपको हर किसी तत्व की संयोजकता, परमाणु का आकार, धात्विक अधात्विक गुण, जितनी भी चीजें हैं, आप सभी को आपकी इस चैप्टर में तत्वों की आवर्त वर्गीकरण में जो आधुनिक आवर्त सारणी में है वहां पे मिल जाएगी। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, क्योंकि 30 मिनट है हमारे पास में और हमको समझना भी है इस चैप्टर को। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले किसकी? आवर्त सारणी के इतिहास की। आवर्त सारणी का इतिहास का मतलब यह है कि जब बात की जा रही थी तत्वों को जमाने की, यार तत्वों को जमाने का मतलब क्या है, बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना। क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूं किसी भी टाइप के चीजों को जमाने की, तो आप सब लोगों ने अपने घरों में कपड़े जमाए होंगे। कपड़े कैसे जमाते हो आप लोग? आपके कच्चे बनियान अलग अलग रखते हो, स्कूल जाने वाले कपड़े अलग रखते हो, जिन कपड़ों को कभी कभार पहनते हैं, शादी ब्याह में पहनते चमक धमक वाले, उनको अलग रखते हो, घर में पहनने वाले जो लोअर टी शर्ट होते हैं उसको अलग रखते हो। तो ये इस तरीके से जमाने से आप लोगों को सुविधा होती है। मान लो स्कूल जाना है, खटाक से कपड़े उठाए, पहने और निकल गए। घर में कपड़े बदलना है, सामने रखे, पहन लिए। तो वैसे ही हमको यार जमाना था किनको? तत्वों को। कितने तत्व हमारे पास में टोटल? हमारे पास में प्रकृति में अब तक पूरे खोजे गए बच्चा, टोटल कहा जाए तो 118 तत्व प्राप्त है, और इसमें से हमें प्रकृति में 92 मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इन 118 तत्वों को हमें जमाना था, लेकिन कैसे जमाए, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इनको जमाया कैसे जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तो इनको जमा दिया गया, परंतु जब हम बात करते हैं आज से 200 साल पहले की बच्चों, 200 साल पहले तो इतने तत्व भी खोजे नहीं गए थे। बड़ी मुश्किल से पहले शुरू में 32-33 को कुछ तत्व थे, फिर धीरे धीरे कुछ तत्वों की खोज होते गई, फिर 56 तत्व, फिर होते गई, फिर क्या बोलते हैं 63 तत्व। तो ऐसे बड़े टाइम के बाद तत्वों की खोज होती गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के जमाने में हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, इसे हम कहते हैं तत्वों की आवर्त सारणी। परंतु जब वैज्ञानिकों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तब वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अलग अलग तरीके से अपने अपने मत दिए थे। सबसे पहले बात करते बेटा कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास जान लोगे तो हमको आज का वर्तमान पता चल जाएगा। कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पहले उसका इतिहास जान लो, तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हो या उसका वर्तमान जान सकते हो। तो सेम चीज हमको यहाँ पे करनी थी। सबसे पहला जो नियम दिया गया था, वो नियम दिया था बेटा, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था डोबेराइनर। इनके द्वारा दिया गया था डोबेराइनर का त्रिक नियम। त्रिक नियम का मतलब होता है बेटा कि इन्होंने तीन तत्वों का समूह बनाया। त्रिक नियम में इन्होंने क्या किया, तीन तत्वों का समूह बनाया, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो तीन तत्वों का क्या इन्होंने समूह बनाया।
फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, ये थे न्यूलैंड, थोड़े से घमंडी थे, ब्रिटिश थे, ऑब्वियसली बात है, अंग्रेज है ना। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लोग पढ़ने वाले थे, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आप सबको पढ़ना है। इसके पश्चात आपको बता देती हूँ कि अष्टक नियम की असफलताओं के पश्चात तीसरा आपको पढ़ना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके दोष और कमियां बेटा पूछ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। देन आप सभी बच्चों को बता देती हूँ कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में द लास्ट थिंग आपको पढ़नी है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी और बाकी सब सारणी में क्या डिफरेंस है हमको ये जानना है। आपको बस एक हिंट दे देती हूँ बेटा, हिंट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला जो हिंट है बेटा ये कि जो आप लोग तीनों वैज्ञानिक देख रहे हो, डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान, मैं आपको बस बता रही हूँ, याद करने का तरीका है बच्चा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों का अरेंजमेंट किया। तो तत्वों को इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जमा जमा के देखा कि यार हाइड्रोजन का 1 होता है ना, इन्होंने देखा लिथियम का 7 होता है। तो ऐसे करके इन्होंने परमाणु द्रव्यमानों के हिसाब से तत्वों को जमाने की कोशिश करी। सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी में इसे परमाणु द्रव्यमान के जगह पर रिप्लेस कर दिया, किससे, परमाणु क्रमांक। जल्दी बताइए, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बच्चों प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी आवर्त सारणी को जमाने की कोशिश करी। तो बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इन्होंने पूरे तत्वों को जमाया और फिर एक नई आवर्त सारणी का निर्माण हुआ जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, और ये बेटा वैज्ञानिक मोसले के द्वारा दी गई थी। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि हमारे वैज्ञानिक से सबसे पहले डोबेराइनर वैज्ञानिक जो थे बेटा, इनका बहुत ही सिंपल सा रूल था। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास में मान लो ए बी सी नाम के तत्व है, तो इनको इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जमाया। तो इन्होंने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया। देखो 3 का ग्रुप बनाया ए बी सी का, और बोल रहे हैं कि इनको बढ़ते हुए द्रव्यमान, मतलब ए का द्रव्यमान कम है, बी का ज्यादा है और सी का उससे भी ज्यादा है। तो इन्होंने बोला कि बी का जो द्रव्यमान है बेटा वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए का द्रव्यमान धन सी का द्रव्यमान के बटे में 2। यानी कि पहले वाले तत्व का, यानी कि जो सबसे ऊपर वाले तत्व का और उसके नीचे वाले तत्व के, दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का औसत ही बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ये बताया, आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया। तो 3 तत्व आप देख रहे हो बेटा, ये जो 3 तत्व है इनको हम बोलते हैं त्रिक, ग्रुपिंग। तो इन्होंने त्रिक बनाया जिन्होंने पहले परमाणु द्रव्यमान को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लगाया, और बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, इसे हम त्रिक नियम कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे बेटा, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है, पोटेशियम का कितना है बेटा, पोटेशियम का 39 है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने ध्यान से देखिए, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आपने लिथियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस आपने पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान दोनों को जोड़कर भाग लगाया तो आपको मिलेगा कितना बेटा, इसका उत्तर होगा 23। आप लोग देखना लगभग 23 के बराबर होगा। तो अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर होगा किसके, 23 के, है ना। गणित वाले बच्चे जान रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ऐसे बराबर के जगह पे ऐसा चिन्ह लगा दो, तो लगभग बराबर किसके होगा, 23 के। और ये जो 23 आप देख रहे हो वो किसका परमाणु द्रव्यमान है, वो सोडियम का, यानी कि इन दोनों के बीच वाले परमाणु का द्रव्यमान है। इसी को इन्होंने त्रिक नियम दिया। और आप सेम टू सेम बेटा इसका देखिए, कैल्शियम, ये देखिए आप लोग तीनों को, है ना, ये तो तीनों आप लोग देख लीजिए, जो बीच वालों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो ऊपर नीचे वालों का औसत है। तो ये त्रिक नियम बेटा फेल हो गया क्योंकि ये बेस ही नहीं था। इन्होंने अब तक जितने भी खोज तत्व थे उसमें सिर्फ कुछ ही तत्वों के बारे में बताया, यानी ये तो 3 ग्रुप आप देख रहे हो ना, तो जो तो आप 3 ग्रुप आप लोग देख रहे हो, यही के यही 3 ग्रुप उन्होंने बना के बता दिया।
जो कि फेल हो गया। फिर हमारे पास में न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक आते हैं। न्यूलैंड नाम का वैज्ञानिक बोलता है कि एक काम करते हैं, हमारे पास में मान लीजिए अगर कोई तत्व है तो उन्होंने तत्वों को परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के, बेटा इन्होंने एक ही काम किया है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रमों में जमाया है। इनने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया। ठीक है, बढ़ते क्रम में इन्होंने जमाया। जैसे मान लो ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि अगर मेरे पास में ये तत्व है, मान लो ये एलिमेंट है ए बी सी डी एफ जी जे के एल एम जो भी है, मान लो ये हमारे एलिमेंट्स है, तत्व है, जैसे कि आप लोग जानते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, है ना, ये सब क्या है, तत्व है। तो बेटा अगर इनको आप इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाओगे तो इन्होंने बोला कि हर 8वां तत्व, बेटा इन्होंने बोला कि हर 8वां तत्व पहले वाले के साथ में, क्या बोला, हर 8वां तत्व उसके पहले वाले के साथ में समानता दर्शाएगा। यानी कि हर पहला तत्व, सॉरी इसको ऐसे बोलो, हर पहला तत्व 8वें वाले के साथ में, तो हर तत्व उसके 8वें वाले तत्व के साथ में समानता दर्शाएगा। तो हर तत्व उसकी गिनती से 8वें वाले तत्व के साथ में समानता दर्शाएगा। इस आधार पर उन्होंने जमा के देखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आपके पास में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आपके फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जब आप इन सबको ध्यान से देखोगे तो सबको बढ़ते हुए, ये जो आप लोग 7, 9, 11, 12 देख रहे हो, ये इनका परमाणु द्रव्यमान है। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। और आप देखो कि यहाँ पे जो इनके पास में जो भी हमारे तत्व है बच्चा, इन सभी के जो भी गुण हैं वो कैसे हैं, एक समान है। तो यही तो हमारे पास में किसने बताया बच्चा, ये हमको बताया किसने, न्यूलैंड ने। तो इन्होंने बोला कि ये बिल्कुल संगीत के सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी के समान है, क्योंकि नी के बाद में वापस से सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी वापस से चालू हो जाएगा। तो ये था किसका, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने जब जमाया तो उस समय तक के सिर्फ बच्चों क्या थे, कुछ ही तत्वों की खोज हुई थी। यानी कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों, क्योंकि पहले बच्चों सिर्फ और सिर्फ हल्के तत्व तक ही लागू हुआ। यानी आप खुद देख लो कि हमारे पास में ये आपकी किताब में दिया हुआ डायग्राम है, यहां से पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये यहां तक फॉलो हो रहा है। इसके बाद में पूरी की पूरी आवर्त सारणी गड़बड़ा गई। ये आयरन यहाँ पे है, जबकि आयरन तो ऑक्सीजन और सल्फर से मेल ही नहीं खाता, कोबाल्ट और निकिल एक साथ में है। तो बेटा ये सब चीजों के कारण ये पूरी तरीके से असफल हो गया, क्योंकि दो तत्व एक जगह पर नहीं हो सकते और जितने भी जमाए जा रहे तत्व है उनके गुण एक जैसे होने चाहिए। यानी कि जमाए जाने वाले तत्वों के गुण एक जैसे होने चाहिए, परंतु ये तो हो ही नहीं रहा था। फिर बच्चों ये नियम था वो भी क्या हो गया, असफल हो गया। अब असफल होने के बाद में एक नए वैज्ञानिक आते हैं, रशियन वैज्ञानिक होते हैं, इनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव के दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पहले सोचते हैं। अब एक चीज और, न्यूलैंड के टाइम तक बेटा 56 तत्व खोजे गए थे। न्यूलैंड के टाइम तक शायद 56 तत्व खोजे गए थे। तो ये वैज्ञानिक इतने नालायक थे, ये बोलते हैं कि यार 56 के आगे तत्व हो गए नहीं उपस्थित, इतने ही तत्व प्रकृति में है तो इतना ही बनेगा, और इनका ये जो नियम था वो फेल हो गया। और फिर बेटा एक वैज्ञानिक आते हैं मेंडलीव, इन्होंने बोला कि क्यों ना हम देखें कि हमारे पास में तत्वों को अगर हम जमाते हैं तो तत्वों को जमाने के बाद जैसे कि सारे गामा पाधा निशा में हुआ था बच्चा, वैसा ही हमारे जो वैज्ञानिक थे, कौन से वाले बेटा, मेंडलीव, इन्होंने देखा कि हमारे तत्वों को जब आप वापस से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रमों में जमा रहे हो, यानी कि अगर आपने सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमा दिया तो यहाँ पे पता चला कि हमारे तत्व कुछ नियमित अंतराल के पश्चात वापस से एक जैसे गुण दर्शा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, आप सभी लोग जानते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हमारे एक ही लाइन में आते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम
है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सभी एक ही ग्रुप के तत्व है। यानी कि बेटा जब भी कोई आवर्त सारणी बनाई जाए तो उनका कहना यह था कि इसको बोलते हैं ग्रुप, इसको बोलते हैं बेटा समूह। इनका कहने का मतलब यह था कि समूह के जितने भी तत्व हैं वो एक जैसे भौतिक और रासायनिक गुण दर्शाएंगे। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोला जाता है समूह। और इन्होंने और क्या बोला, भौतिक और रासायनिक गुण कैसे रहेंगे, इनके एक समान रहेंगे, परंतु इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जितने भी हमारे तत्व है उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपके बेटा नियॉन को जमाऊं तो नियॉन के बाद वापस से सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे फिर धातुएं जमेगी। और उन्होंने ये बोला कि जब हमारी धातुएं ऐसी वापस जमेगी तो हमारे पास में ऐसे आवर्त बनते हैं बेटा। तो आवर्त कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे आवर्त बनेंगे। तो इन्होंने बताया कि ये सभी के सभी तत्व जो होंगे वो कैसे होंगे, यह बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के जब हिसाब से जमा दिए जाते हैं तो वो वापस से क्या करेंगे, अपने गुणों को रिपीट करते हैं। तो अभी जरा मैं बताती हूँ, ये चीज मैं बता रही थी उसको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये था, हमारे पास में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में हम समा लेते हैं या बेटा हम सजा लेते हैं तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग एक जैसे गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। तो इसके हिसाब से उन्होंने देखा, जैसे कि उन्होंने जमाया। तो बेटा याद रखना, न्यूलैंड के जमाने में जब न्यूलैंड वैज्ञानिक थे तो यहाँ पर बच्चा कोई भी तत्व जो है वो अच्छे से मेल नहीं खाता, सिर्फ कैल्शियम तक ही खाता था। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। न्यूलैंड के नियम, जब न्यूलैंड ने नियम दिया था तब अक्रिय गैसों की खोज भी नहीं हुई थी। अक्रिय गैसें जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं, तो इनकी भी खोज नहीं हुई थी। इसके कारण भी इन्होंने ये जो नियम है वो गलत दे दिया, मतलब गलत नियम इनका हो गया था। बट जब हमारे मेंडलीफ आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से 12 क्षैतिज पंक्तियों में रखा, जिसे श्रेणियां कहते हैं। अब इन श्रेणियों को 7 क्षैतिज स्तंभ यानी खड़े खड़े और 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में रखा, जिसे आवर्त और समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब कि क्या होता है बेटा, खड़ा खड़ा यानी कि सीधा सीधा। क्षैतिज मतलब कि आड़ा, ठीक है। एक ही समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता एक जैसी होती, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सभी तत्वों की संयोजकता एक जैसी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी आवर्त की बात, बेटा ये आपके पास में कहलाते हैं आवर्त, इन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, है ना, लिथियम, बेरिलियम, फिर आपने यहाँ पर देखा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद में आपकी फ्लोरीन। तो ये क्या कहलाती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो ये कहलाता है आपका आवर्त, ठीक है। फिर समान गुण वाले तत्वों के परमाणु भार या तो लगभग समान होते, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास में जो भी परमाणु भार होंगे वो कैसे होंगे, लगभग एक जैसे होते। बट मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी बेटा, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे कुछ परेशानी आ गई। जैसे फिर से इन्होंने देखो, इन्होंने कोशिश तो करी, इन्होंने काफी अच्छी बात बोली कि हमारे पास में एक जैसी संयोजकता वाले तत्व एक ही वर्ग में रखे गए हैं, परंतु कॉपर और जो पोटेशियम है इनके गुण एक जैसे नहीं है। भाई हमारे कॉपर और पोटेशियम के गुण एक जैसे नहीं है, रुबिडियम और सिल्वर एक जैसे नहीं है, कैल्शियम, जिंक एक जैसे नहीं है, स्कैंडियम, गैलियम एक जैसे नहीं है। तो फिर आप इनको एक जैसे ग्रुप में क्यों रख रहे हो, जबकि बोरान, एल्यूमिनियम ये एक ही लाइन में कैसे आ सकते हैं। तो ये जो दो तत्व, इन्होंने देखो यहाँ पे दो तत्वों को एक एक जगह पे रखा हुआ है बेटा, जिसके कारण इनकी जो एक सारणी थी ये सारणी फेल हो गई। फिर नए वैज्ञानिक आते, फिर बोलते हैं बच्चा कि हमारे पास में क्यों ना हम परमाणु द्रव्यमान की जगह क्रमांक के हिसाब से जमाएं। तो इन्होंने जमाया परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो इसका नाम था बेटा वैज्ञानिक मोसले। एक वैज्ञानिक हमारे हैं, इनका नाम क्या है, वैज्ञानिक मोसले। तो वैज्ञानिक मोजले ने क्या बताया हम लोग को, वैज्ञानिक मोजले बोलते हैं कि भाई हमारे पास में, अरे यार पेन को क्या हो गया हमारे पास में,
चलो एक बारी और देख लेते हैं, है ना, पेन। हाँ, तो हमारे पास में वैज्ञानिक जो मुसले थे, इन्होंने क्या बोला कि तत्वों को एक नए गुणों की खोज हुई। इनको पता चला कि यार तत्व तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने हैं, तो क्यों ना हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ देते, हम इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 पाए जाते हैं, बेरिलियम में 4 पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि बढ़ते हुए जो परमाणु क्रमांक है उसके हिसाब से हम जमा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया बेटा, आड़ी 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 आवर्त बना दी। इन्होंने क्या करी, आवर्त बना दी, और आवर्त में इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से जब जमाया तो पता चला कि प्रत्येक अंतराल के पश्चात जो बेटा तत्व हमें मिल रहा है वो पहले वाले तत्वों से क्या कर रहा है, गुणों में समानता रख रहा है। तो यहीं से इनके पास में आधार चालू हुआ। आधानिक आवर्त नियम अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर आवर्त के बाद बेटा वो क्या करेंगे, अपने गुणों को रिपीट करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर परमाणु क्रमांक के पश्चात सभी अपने गुणों को एक जैसे रिपीट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें, बेटा क्षैतिज कतारें मतलब कि आड़ी लाइनें। तो ऐसी जो आप आवर्त सारणी में आड़ी लाइनें देख रहे होते हो बेटा, इसे हम कहते हैं आवर्त, जो कि टोटल कितने हैं, 7 आवर्त है। हमारे पास टोटल 7 आवर्त पाए जाते हैं, और ऐसे बेटा टोटल कितने हैं हमारे पास में, खड़ी खड़ी लाइनें 18 है। ठीक है, और आपको बता देती हूं कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कोई क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है। चलो देख लेते हैं। तो बेटा आप लोग देखो, आपके पास में जो क्षैतिज पंक्तियां, इसको बोलते हैं क्षैतिज यानी कि आड़ी पंक्तियां, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्षैतिज पंक्तियां, इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। जबकि 18 खड़ी पंक्तियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समूह या बच्चों वर्ग। याद रखना, हमारे पास में जो ग्रुप होता है वो ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप बेटा एक जैसे तत्वों का बनता है। ग्रुप कैसा होगा, एक जैसे तत्वों का। देखो इसको बोलते हैं ग्रुप। तो आप देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सभी के जो गुण है एक जैसे है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, आपका रेडियम, इन सभी के गुण कैसे बेटा, एक जैसे होते हैं। आप देखना स्कैंडियम, यूट्रियम, यहाँ पे जगह छोड़ी गई है। ठीक है, तो अब आपको बता देती हूँ कि ये जो आप लोग देख रहे हो बच्चा, इन सभी के, इसको बोलते हैं प्रथम वर्ग। तो बेटा प्रत्येक वर्ग के जो आपके जितने भी वर्ग होते हैं बेटा, इनकी संयोजकता एक जैसी होती है। संयोजकता प्रत्येक वर्ग की कैसी होती है, संयोजकता एक ही जैसे होती है, एक जैसे है। यानी कि हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप दिख रहा है बेटा, इनकी संयोजकता 1 है, इनकी कितनी है, 2 है। यहाँ पे आप लोग जो इतने तत्व देख रहे हो, तो यहां से लेकर जो यहां तक के आप जो तत्व देख रहे हो, ये तत्व जिसमें आप लोग देख सकते हो कि आपका लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, ये वाले तत्व वे तत्व है जिनकी बार बार बेटा संयोजकता बदलते रहती है। इनकी संयोजकता कैसी होती है, बदलती है। तो ये यहाँ पे इनको अंग्रेजी में बोलता है ट्रांजिशन मेटल्स। तो बेटा ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरी इतनी वाली जो ये इतनी देख रहे हो ना आप लोग, तो ये सभी क्या कहलाती है, आपकी ट्रांजिशन मेटल्स। इनकी संयोजकता बदलते रहती है, जबकि ये सभी के सभी अधातुएं हैं। आप सब जानते हो कि बोरान, देखो यहाँ पर सभी लोग देखो, आवर्त सारणी की सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं बता रही हूँ कि इसकी संयोजकता होती है +1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसकी कितनी होगी बेटा, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, त्याग सकता है। यहां पर चलो फिर 2 होगी हमारे पास में, यहां पर आओ, इसकी होती है बेटा +3, इसकी होगी 4, प्लस माइनस दोनों। नाइट्रोजन की होगी यहाँ पर -3, -2 ऑक्सीजन ग्रुप की, -1 फ्लोरीन की, और हीलियम की हो जाएगी 0। तो इसको बेटा 0 आवर्त के तत्व भी बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे संयोजकता हर किसी ग्रुप की
निर्धारित है। अगर आपसे कोई बोले बोरान वाला ग्रुप, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की +3 होती है ना, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जबकि आप कार्बन का ग्रुप देखो, कार्बन के ग्रुप में कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब की 4 संयोजकता होती है। यहाँ देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी -3 होती है, यानी कि सभी वर्गों की संयोजकता एक जैसी होती है। तो आपने क्या सीखा, संयोजकता जान ली। तो हमने क्या जान लिया बेटा, हमने जान लिया संयोजकता। अब कोई पूछेगा मैडम ये क्या होता है, उसको बता दूं बेटा, जब भी कोई तत्व किसी अन्य तत्व के साथ में मिलता है तो वो हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रहण करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बेटा वो त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो ग्रहण करता है बंध बनाने के लिए या किसी दूसरे तत्व से या उसी तत्व से जुड़ने के लिए, ये उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। मैं आगे इसकी परिभाषा लेकर आई हूं, चिंता मत करो। एक और चीज बच्चों आपको बता देती हूँ, सभी लोग देखो यहाँ सभी धातुएं हैं, यहाँ पर जितनी भी आप लोग देख रहे हो बेटा, ये सभी की सभी क्या है, इन सभी को आप लोग कहते हो, ये सभी की सभी आपकी क्या है बच्चा, धातु है। आप सब लोग देखो ये सभी की सभी आपकी धातु है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर बता रही हूं बच्चा, ये सभी की सभी आप लोगों की क्या कहलाती है, ये सभी की सभी आपकी धातुएं हैं। ओके, तो हमारी क्या कहलाती है बेटा, ये सभी की सभी धातुएं हैं। उधर कौन है, इधर सारी की सारी अधातु है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कौन है बच्चा, हमारी अधातु है, जबकि इस तरफ कौन है बच्चा, धातु है। ये सभी की सभी क्या कहलाती है, इसको अपन बोलते हैं धातु। तो आपकी आवर्त सारणी में इधर धातु है, इधर अधातु है, ठीक है। बस बीच में बच्चों यहाँ पर सुनो मेरी बात, ऊपर सुनना बच्चा, बस एक चीज सुन लो कि यहाँ पर बेटा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया आपके पास में, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं हमारी एक प्रकार की उपधातुएं या मेटलॉइड्स, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, उपधातुएं कहते हैं, ठीक है। चलो इतनी कहानी क्लियर है। अब बस एक आखिरी चीज छूटी है, वो है परमाणु का आकार। तो किसी भी आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे पढ़ा जाता है, तो बेटा जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने ज्यादा कक्ष होंगे, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने कक्ष होंगे। तो बेटा जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आने पे आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है और आपके जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाते हैं, तो कक्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि हमारे आवर्त में घटता है। समझते हैं इसको, और समझाती हूँ, अच्छे समझाती हूँ, समझते हैं अपन, है ना। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, पहले बताई संयोजकता बता चुकी हूँ। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई बच्चा। सबसे पहली चीज ये जानना है आप लोगों को कि आप लोगों के पास में जो आवर्त होता है, ये एक चीज याद रख लेना। अगर आप किसी आवर्त में बोल रहे हो बेटा, तो याद रखना आवर्त में हर कक्ष कैसी है, एक जैसी कक्ष। मतलब कि आपको पता है आप सभी के परमाणु के पहली वाली कक्ष को हम लोग के शेल बोलते हैं, दूसरी वाली को हम एल बोलते हैं, तीसरी वाली को हम एम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बोल रही हूं पहला आवर्त, यानी कि वो के शेल है, उनके पास में इलेक्ट्रॉन के कक्षा में है। मतलब कि अगर आप इस आवर्त सारणी को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कक्ष में इलेक्ट्रॉन रखेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, आपका जो फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी के सभी बेटा एल कक्ष के अंदर क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रखेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम एम कक्ष के अंदर, समझे आप सभी। यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी आपके बेटा एम कक्ष में रखेंगे। तो ये क्या करते हैं बेटा, 2, 8, 18, है ना। तो 2, 8, 8, 18, 32 वाला जो रूल है आपका, ये फॉलो होता है यहाँ पर। तो आपको बता दूं कि हर आवर्त में एक स्पेसिफिक कक्ष होता है। याद रखना यहाँ पे इनके पास में कक्ष, इनके पास में गुण है अलग अलग प्रकार की कक्ष करने का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता देती हूं कि प्रत्येक समूह के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसी होती है। यानी कि समूह एक आप लोगों ने देखा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, आपके पास में सॉरी ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आपके पास में एक एक है। तो ये बेटा आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे अच्छी चीज है कि हर वर्ग और हर समूह का हर तत्व हमारे पास में डिफाइंड है, ठीक है। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ते चले जाती है। ऑब्वियस सी बात है, के
LMNO, तो वो बढ़ते चले जाएंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, संयोजकता की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजक क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। यानी कि बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने पड़ते हैं या साझा करने की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, कैल्शियम क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। अब हम बात करते हैं परमाणु का आकार। बेटा याद रखना, जब हमारे पास में आवर्त सारणी है तो आवर्त क्या होता है आपका, आवर्त होता है आपका बाएं से दाएं, बाएं से दाएं बोलते हैं ना, तो ये हमारे पास में क्या है बेटा, आवर्त है। तो आवर्त में इधर से इधर जाने पर हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ेंगे, परंतु परमाणु का आकार छोटा होगा। परमाणु का आकार मतलब कि आपके नाभिक से लेकर के जो अंतिम कक्षा होती है, ये क्या है बेटा, आपकी अंतिम कक्षा, चाहे बीच में कितनी भी कक्षा क्यों ना रही हो, तो नाभिक से लेके अंतिम कक्षा के बीच की जो दूरी है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परमाणु की त्रिज्या। जिसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी उतना बड़ा परमाणु। परंतु क्या होगा, जैसे मान लीजिए हर आवर्त में, जैसे मान लीजिए L कक्ष की बात कर रही हूं मैं, किसकी, L कक्ष की बात कर रही हूं, तो L कक्ष में क्या होता है बेटा, आपके पास में पता है पहला वाला कक्ष होगा, है ना, और ये आपके पास में दूसरा वाला कक्ष होता है L। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो आवर्त होता है बेटा, नाभिक के पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता होती है। तो अगर मेरे पास में कक्ष एक ही है, मैंने बताया कि हर आवर्त में एक ही कक्ष होता है, तो वही कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करती हूँ बेटा किसकी, लिथियम की। चलो एक एग्जाम्पल लेते बेटा, जैसे कि मान लीजिए लिथियम जो है हमारे पास में, उसका सबसे पहला, सभी लोग देखो हमारे पास में आवर्त सारणी के अंदर लिथियम सबसे पहला तत्व है और आखिरी तत्व है आपके पास में नियोन। तो क्या होगा, सभी लोग बात बताते, सबको एक बात बताती हूँ कि मेरे पास में लिथियम के पास में बेटा क्या है, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि आपको पता है आपके पास में जो नियोन है उसके पास में आखिरी कक्षा में पूरे के पूरे कितने बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा है, तो क्या होगा, ये नियोन जो है बेटा उसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए नाभिक के पास बहुत ज्यादा खसक जाता है, क्योंकि नाभिक में कौन है, धनावेश है, इसीलिए नियोन बेटा थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। किससे, लिथियम से। लिथियम से कैसा होगा, नियोन जो है वो छोटा होगा। यानी कि अगर आप आवर्त में इधर से उधर जाओगे तो आपका जो परमाणु की त्रिज्या है वो घटती है। यहाँ पर क्या होगी बेटा, घटती है। जबकि अगर आप ऊपर से नीचे, आप अगर वर्ग की बात कर रहे हो तो बेटा ये क्या है, वर्ग, तो वर्ग में क्या होती है, बढ़ेगी, त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। दैट्स इट, बस याद रखिएगा, ये इतनी सी आपकी आवर्त सारणी है और दैट्स इट बच्चा, पूरा टॉपिक खत्म। कुछ और 2-3 चीजें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैं बताने वाली हूं आवर्त सारणी में धात्विक और अधात्विक गुण। तो बेटा जो आपके पास में इधर वाले तत्व है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, आपकी आवर्त सारणी में एक आखिरी चीज, यहाँ वाले जो तत्व आप लोग देख रहे हो, यहाँ तक बच्चा है ना, ये यहाँ तक के जो तत्व है आपके पास में, ये सभी के सभी जो तत्व है ये कैसे है, एक प्रकार के आपके ये पूरे तत्व धातु है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कार्बन, फास्फोरस, ये वाले तत्व, तो ये सभी के सभी आपकी कौन है बेटा, अधातु है। ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि ये जो हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जबकि हमारे पास में बेटा ये सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक, ये विद्युत धनात्मक है, ये विद्युत ऋणात्मक है। यानी कि आवर्त में आपके, इसको ऐसा बोलो कि ये आपका दाया हाथ है, तो दाएं से बाएं जाने पर हमेशा आपकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, त्रिज्या जो है घटती है। ठीक है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इधर बढ़ते चली जाती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो बेटा संख्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ते चले जाती है ना। तो ये चीजें आपके आवर्त सारणी की मेन है, खास है। यहाँ पे पूरे विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, दैट्स इट, इतना था आपका आवर्त सारणी और कुछ भी नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा आप लोगों को मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके छूट गए हैं तो वो मैंने सारे यहाँ पर कवर अप कर दिए हैं। तो अभी जो आधुनिक आवर्त है उसकी हम लोग विशेषताएं एक बारी और आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी के सभी मैंने पॉइंट्स में लिख लिया है जो मैंने आपको बताया है। तो अगर पेपर में आपको लिखना है या ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ बच्चों, ये आपको पढ़ना है और इसको रिपीट करते रहना है। ठीक है,
ओके, वेरी गुड गाइस। तो ये हमारे पास में आज की हमारी पूरी क्लास का पूरा ओवरव्यू है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम सभी लोगों ने पढ़ लिया पूरी आवर्त सारणी। याद रखना, एक और छोटी सी चीज छूट गई है बेटा, आवर्त सारणी में जो तत्व है उनको याद कैसे करते हैं। तो बेटा जो याद करने वाली सीरीज है मैं कभी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। बस मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पहला जो वर्ग है वो कैसे याद रखा। मैंने वर्ग यानी कि जो वर्ग है कैसे याद रखा, बहुत छोटी सी बेटा कहानी है। हे लीना की रब से फरियाद, बस ये ट्रिक मुझे हमेशा पहले वर्ग के तत्वों को याद रखने में मदद करती है। तो आप भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे बना सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं गाइस। तो जब तक के चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन।